16वीं सदी का पूर्वार्ध, जहां एक ओर दिल्ली में राजवंशों की अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल का समय था, वहीं दूसरी तरफ नए विचारों, संस्थाओं और कार्य प्रणालियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय भी था, जिन्हें आगे चलकर मुगल की संज्ञा दी गई। यह काल उन नई शक्तियों के उदय का साक्षी था जो आगे आने वाले समय को अनेक प्रकार से प्रभावित करने वाली थी। इस काल से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है बाबर के संस्मरण तुजो के बाबरी, जिसमें दी गई जानकारी की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। जिसमें बाबर ने लिखा है कि जब उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की, उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासक के अधीन नहीं था, अपितु यहाँ अनेक छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। उनमें से प्रत्येक राजा अपने को सम्राट समझता था। ममलूकों के समय से तो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी रही थी, लेकिन फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात सल्तनत में पतन और बिखराव आ गया। इसी के परिणाम स्वरूप सत्ता अनेक आंचलिक केंद्रों में विभक्त हो गई। इस प्रकार 16वीं सदी के पूर्व के भारत को एक सुदृढ़ साम्राज्य न कहकर राज्यों का समूह कहना ज़्यादा सही है। जिन 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख बाबर करता है, उनमें से एक था दिल्ली, जहां लोदियों का आधिपत्य था। बहलोल लोदी और उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली और जौनपुर के राज्यों को जीतकर एक शासन के अंतर्गत ला दिया था। पानीपत के युद्ध ने हिंदुस्तान पर बाबर का आधिपत्य स्थापित कर दिया था। उसके खंडवा विजय जैसे अन्य अभियान इसी आधिपत्य को सुदृढ़ करने के ही प्रयास थे। बाबर ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का विशेष उल्लेख किया है और उनको क्षेत्र एवं सेना की दृष्टि से काफिर नृपतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली भी कहा है। यह राज्य दक्षिण के 5 राज्यों के साथ युद्ध में फंसा हुआ था, जिसके फलस्वरूप तारिकोटा के युद्ध के पश्चात अंततः इस नगर और राजधानी का विनाश हो गया। विभिन्न युद्धों में बाबर की विजय ने हिंदुस्तान में मुगल राज्य की नींव डाल दी थी। तथापि उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपनी इन विजयों को सुदृढ़ कर सकता, और यही कारण था कि वह किन्हीं ऐसी संस्थाओं की नींव नहीं डाल पाया जो स्थायी महत्व को सिद्ध होती। वस्तुतः वह शेर खान पर नियंत्रण रखने और अफगान समस्या का समाधान करने में असफल रहा। हुमायूं को उसकी यह सलाह कि वह भाइयों के साथ सत्ता बांटे घातक सिद्ध हुई। इसी कारण हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा। 1540 में शेर खान ने सत्ता ग्रहण कर ली। अपने 5 वर्ष के जीवन काल में शेरशाह का प्रयास एक ऐसा ढांचा तैयार करने का रहा जिससे मुगलों के लिए हिंदुस्तान का रास्ता बंद हो जाए और अफगानों के दूसरे शासन को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। शेरशाह के जीते जी हुमायूं हिंदुस्तान वापस नहीं लौट सका, लेकिन शेरशाह की मृत्यु के पश्चात अफगानों के पतन के बाद ही मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की जा सकी। बाबर और शेरशाह के शासनकाल 16वीं सदी के उत्तरार्ध में घटने वाली घटनाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक सद्भावना की दिशा में बाबर के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। पुत्र हुमायूं को दी गई बाबर की यह सीख उसके विशाल दृष्टिकोण का परिचालक है। उसने कहा था, तुम कभी धार्मिक पूर्वाग्रह को अपने मन पर हावी होने मत देना और पूजा के सभी वर्गों की धार्मिक भावनाओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष न्याय करना। विशेष रूप से तुम गौ हत्या से दूर रहना। तुम कभी भी किसी भी समुदाय के पूजा स्थल को नष्ट मत करना, क्योंकि दमन की तलवार की अपेक्षा प्रेम और कर्तव्य की आस्था द्वारा इस्लाम का प्रचार कहीं अच्छी तरह किया जा सकता है। बाबर ने हिंदुस्तान की दौलत का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। हिंदुस्तान की दौलत का अनुमान वह यहाँ के आंकड़ों से लगाता है। हिंद के लोगों के पास आंकड़ों की श्रेष्ठ व्यवस्था है। 100,000 को वे 1 लाख कहते हैं, 100 लाख को वे 1 करोड़। इन ऊंचे आंकड़ों की व्यवस्था हिंदुस्तान की अकूत दौलत का प्रमाण है। इन आंकड़ों का होना वस्तुतः 16वीं सदी के आरंभ में हिंदुस्तान में अकूत संपदा का प्रमाण नहीं था। हिंदुस्तान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक विशाल देश है और
दूसरी अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में हर एक पेशे और व्यवसाय के असंख्य कामगार हैं जिनका कोई अंत नहीं है। किसी भी प्रकार का कार्य हो उसके लिए प्रशिक्षित लोग तैयार मिलते हैं और व्यवसाय का यह प्रशिक्षण पिता से पुत्र की परंपरा में पीढ़ियों से चला आया है। तभी 15वीं शती के अंतिम भाग में भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। भारत आने की उनकी नीयत जो भी रही हो, शीघ्र ही वे यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे और देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। 16वीं सदी का पूर्वार्ध पश्चिमी तट पर पुर्तगाली शक्ति के विकास का साक्षी रहा। भारत के तत्कालीन समुद्री व्यापार का ठीक अनुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन वेनलुएर की इस धारणा से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता कि 19वीं सदी के पूर्व एशिया का व्यापार विसासी की हैसियत रखता था या उसमें कोई चुनौती नहीं थी। इस प्रकार हमें पता चला कि 16वीं सदी का पूर्वार्ध बिखराव और राजनीतिक अस्थिरता तथा स्थिरता और व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण समय था, और इस काल की राजनीतिक अस्थिरता से विगत शताब्दियों के विचारों, संस्थाओं और परंपरा में कोई व्यक्तिक्रम उत्पन्न नहीं हुआ। वस्तुतः ये विचार इसी काल में अधिक पुष्ट हुए और आगे चलकर मुगल साम्राज्य को स्थिरता और विचारों और संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।